कहानी की शुरुआत होती है ड्रासा से, एक हाईली स्किल्ड शार्प शूटर जो कई घंटों से एक पुराने टनल में छुपी हुई थी। वहां वह पेशेंटली अपने टारगेट का वेट कर रही थी। ड्रासा को एक गवर्नमेंट ऑफिसर को एलिमिनेट करने का काम दिया गया था, जो नजदीकी हवाई अड्डे पर था। थोड़ी ही देर में रनवे पर एक प्लेन लैंड करता है और ड्रासा तुरंत अपनी राइफल उठाती है। उसने अपने टारगेट को काफी दूर से एक ही परफेक्ट शॉट में न्यूट्रलाइज कर दिया। शॉट इतना क्लीन था कि आसपास के गार्ड्स को यह समझ में भी नहीं आया कि गोली कौन चलाया और कहां से आई। मिशन कंप्लीट करने के बाद ड्रासा अपनी मां की कब्र पर जाती है। वहां उसका फादर एरिकस पहले से ही वेट कर रहे होते हैं। हम यहाँ एक और बात जानते हैं ड्रासा के बारे में। जब भी वह किसी को अपनी राइफल से मार देती है तो वह उस बुलेट का केसिंग अपने पास रख लेती है और बाद में ये बुलेट केसिंग अपने पिता को दे देती है। ये उसके लिए एक तरह का रिचुअल बन गया था, एक कॉपिंग मैकेनिज्म, क्योंकि ड्रासा एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किलर थी, यानी वह पैसों के लिए लोगों को एलिमिनेट करती थी और अब तक कई मिशन सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुकी थी। लोगों को यह काम गलत लगता था, लेकिन ड्रासा के लिए यह एक प्रोफेशन बन चुका था। इसलिए वह बुलेट केसिंग अपने पिता को देती ताकि अपना इमोशनल बर्डन थोड़ा हल्का कर सके। ड्रासा अपने पिता को बताती है, मुझे एक नया मिशन मिला है जो पूरे 1 साल चलेगा। शायद इस दौरान मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। एरिकस थोड़ी देर रुक कर कहते हैं, तुम हर साल आती हो और मुझे बुलेट केसिंग देती हो, पर अब मेरी हेल्थ क्रिटिकल स्टेज में है, कैंसर का लास्ट स्टेज। मेरे पास जिंदगी कम ही बाकी है। अगर आने वाले दिनों में मेरी मौत नहीं होती तो मैं खुद वैलेंटाइन डे पर अपनी लाइफ खत्म कर दूंगा। तुम्हारी माँ भी अब नहीं रही और तुम भी अपने काम के चक्कर में साल में सिर्फ 1-2 बार मिल पाती हो। शायद ये हमारी आखिरी मीटिंग हो। ये सुनते ही ड्रासा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्टोरी का दूसरा लीड, लेवी केन। लेवी की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल नहीं चल रही थी। उसे अक्सर भयानक ड्रीम्स आते थे और नींद उससे दूर भाग जाती थी। एक रात लेवी अपनी आंखें खोलते ही घर से बाहर निकल पड़ता है और समुद्र के किनारे जाकर थोड़ी रिलीफ महसूस करता है। वहां वह अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी उसके फोन में एक अर्जेंट मैसेज आता है जिसमें एक एड्रेस दिया होता है और तुरंत वहां पहुंचने के लिए कहा गया होता है। लेवी बिना टाइम वेस्ट किए मिलिट्री बेस की तरफ निकल पड़ता है। बेस पर उसकी मुलाकात एक लेडी ऑफिसर एजेंट बार्थोलोम्यू से होती है। कन्वर्सेशन के दौरान हमें पता चलता है कि लेवी एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं, बल्कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और डेडली स्नाइपर था। उसने अब तक 200 से ज्यादा लोगों को स्नाइपर मिशंस में एलिमिनेट किया था। बार्थोलोम्यू लेवी से कहती हैं, मुझे तुम्हें एक क्रिटिकल मिशन के लिए डिप्लॉय करना है। तुम इसके लिए परफेक्ट हो। पर मिशन स्टार्ट करने से पहले वो लेवी से एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछती हैं। अगर तुम इस मिशन में जाओ तो क्या पीछे कोई तुम्हें याद करेगा या तुम्हारे लिए इमोशनल टेंशन होगा? लेवी थोड़ी देर के लिए पॉज करता है, फिर कहता है, नहीं, मेरे लिए अब दुनिया में कोई अपना नहीं है। ये सुनते ही बार्थोलोम्यू कहती हैं, ठीक है, तुम रेडी हो जाओ। कुछ ही घंटों में तुम्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा और मिशन ड्यूरेशन 1 साल का होगा। मिशन असाइन होने के बाद लेवी को अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक एरोप्लेन में पाता है। लेवी कंफ्यूज्ड है। उसे नहीं पता कि उसे कहां ले जाया जा रहा है और किस तरह का मिशन दिया गया है। वहां एक सोल्जर उसे गाइड करता है, अपना आईडी और वॉच हमें दो, ये सब तुम्हें मिशन कंप्लीट होने के बाद वापस मिलेगा। थोड़ी देर में सोल्जर कहता है, अब तुम्हें प्लेन से जंप करना होगा। हम नो फ्लाई जोन एरिया में एंटर करने वाले हैं। तुम्हें नीचे उतरने के बाद 32 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ ट्रैक करना होगा ताकि तुम अपने मिशन लोकेशन पर पहुंच सको। लेवी फिर भी कंसर्न्ड है। हम जा कहां रहे हैं? सोल्जर सिर्फ इतना कहता है, मुझे इस बारे में बात करने की परमिशन नहीं है। मेरी यूनिफॉर्म में माइक्रोफोन लगा है। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मुझे निकाल दिया जा सकता है या मार भी दिया जा सकता है। ये सुनकर लेवी का हार्ट रेस करने लगता है। थोड़ी देर में उसे पैराशूट दिया जाता है और प्लेन का डोर ओपन होते ही लेवी जंप कर जाता है। लेवी सेफली लैंड करता है, लेकिन असली चैलेंज अब शुरू होने वाला था। 32 किलोमीटर की दूरी को कवर करना इजी नहीं था। लेवी को 2 दिन लग जाते हैं सिर्फ ये डिस्टेंस कवर करने में। 2 दिन के स्ट्रेन्यूअस हाइक के बाद फाइनली वो उस रिमोट एरिया पर पहुंचता है जहां इंसानों का तो सवाल ही नहीं, परिंदों की भी कोई आवाज नहीं सुनाई देती। नेचर का साइलेंस और डेजर्टेड वाइब्स लेवी को थोड़ा अनईजी कर देते हैं। तभी उसकी मुलाकात होती है जेडी से, एक एक्सपीरियंस्ड सोल्जर जो पिछले साल यहाँ ड्यूटी पर था। जेडी अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करके वापस जा रहा है और अब लेवी को ये पोस्ट हैंडल करना होगा। जेडी लेवी को एक वॉच टॉवर तक ले जाता है। टॉवर के टॉप पर पहुंचकर लेवी को अब भी समझ नहीं आता कि यहाँ का असली काम क्या है। जब वो जेडी से पूछता है, जेडी एक्सप्लेन करता है, ये एरिया एक डीप गॉर्ज के लिए फेमस है जिसे हम गॉड कहते हैं। बहुत मिस्टीरियस और डेंजरस है और इसके बॉटम तक अब तक कोई नहीं गया। तुम्हारा काम सिंपल है, सिर्फ इस गॉर्ज को सिक्योर करना। फिर जेडी लेवी को एरिया के स्ट्रिक्ट रूल्स समझाता है। हर मंथ एक ही रेडियो चेक इन अलाउड है और अदरवाइज दुनिया से कॉन्टैक्ट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड है। जेडी बताता है कि लेवी का टावर वेस्ट टावर है और डायरेक्टली अपोजिट ईस्ट टावर है जहां रशियन सोल्जर ड्यूटी पर है, लेकिन दोनों टावर्स के बीच कोई इंटरेक्शन अलाउड नहीं है। लेवी सिर्फ अपनी ड्यूटी पर फोकस करे।
हर वक्त रेडी रहो, जेडी कहता है। किसी भी वक्त अटैक हो सकता है। एरिया में ऑटोमेटिक गन्स लगे हैं और नीचे लैंड माइंस भी। गन्स का एमो चेक करते रहना, क्योंकि अटैक के वक्त ये लाइफ सेवर्स होंगे। और हाँ, अगर कभी सायरन बजती है तो बिना सोचे समझे एरिया छोड़ दो। ये स्ट्रेंज इंस्ट्रक्शंस मुझे प्रीवियस सोल्जर ने बताए थे। मुझे भी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। लेवी सब कुछ ध्यान से सुनता है, पर एक ही सवाल उसके दिमाग में रहता है, आखिर यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों? जेडी फिर एक ग्रेनेड निकालता है और गॉर्ड्स में फेंकता है। जैसे ही ग्रेनेड एक्सप्लोड होता है, एक स्ट्रेंज और हॉरिफाइंग साउंड गूंजती है। बिल्कुल ह्यूमन की नहीं, कोई अननोन क्रीचर की आवाज। जेडी बताता है, ये क्रीचर्स होलोमेन हैं। ये यहीं रहते हैं और तुम्हारा काम है एंश्योर करना कि कोई भी इनमें से बाहर ना निकले। जेडी और लेवी बैठकर हिस्ट्री डिस्कस करते हैं। जेडी एक्सप्लेन करता है कि 1940s में 2400 यूएस आर्मी सोल्जर्स को इस गॉर्ड्स में भेजा गया था क्रीचर्स एलिमिनेट करने के लिए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। अब जेडी के लिए मिशन कंप्लीट हो गया और वो घर जा रहा है। जेडी कैविएट देता है, 1 साल टफ होगा पर तुम मैनेज कर लोगे। फिर फेयरवेल लेकर वो वापस जाने के लिए निकल जाता है। उसने कुछ दूरी पर जाकर फ्लेयर छोड़ दिया। फ्लेयर का धुआं देखकर एक हेलीकॉप्टर वहां आया। हेलीकॉप्टर के रोप्स से क्लाइंब करते हुए जेडी ऊपर जाता है। ऊपर एक सोल्जर ने जेडी से आइडेंटिटी दिखाने को कहा। जेडी ने बताया तो उस सोल्जर ने शूट करके उसे नीचे गिरा दिया। अब साफ हो गया था कि जो भी यहाँ आता है वापस नहीं जाता। साल खत्म होते ही ये लोग उन्हें मार देते हैं। पर क्यों? अगले दिन लेवी अपनी रूटीन स्टार्ट करता है। पहले ऑटोमेटिक गन्स का एमो रिफिल करता है, फेंसेस और टूरेट्स चेक करता है। एक दिन गुजर जाता है और फिर इसी तरह महीना भी बीत जाता है। अब लेवी को लोनलीनेस फील होने लगा था। किसी से कोई कॉन्वर्सेशन नहीं, एंटरटेनमेंट नहीं। फिर टाइम पास के लिए उसने अलमीरा में रखी बुक्स पढ़ना शुरू किया। एक दिन उसकी नजर अलमीरा के पीछे की वॉल पर पड़ी, जिस पर नोट्स लिखे हुए हैं पिछले सोल्जर्स के एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनकी फियर्स और होलोमेन के इंसिडेंट्स का जिक्र है। एक दिन लेवी वेस्ट टावर में मशीन की साउंड सुनता है। वो टेलीस्कोप से देखता है और एक लड़की नजर आती है, द्रासा, जो उस टावर पर ड्यूटी पर है। द्रासा की ब्यूटी देखते ही लेवी का अटेंशन फिक्स हो जाता है, लेकिन वो रूल्स की वजह से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता। द्रासा भी उसकी प्रेजेंस को नोटिस कर लेती है। दिन बीतते हैं और दोनों कंफ्यूज हैं, बात करें या नहीं। फिर द्रासा का बर्थडे आता है। अकेला फील करते हुए द्रासा डिसाइड करती है कि लेवी से कनेक्ट करेगी। एक व्हाइट बोर्ड यूज करके वो लेवी से पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेवी रूल्स याद करता है और हेसिटेट करता है, लेकिन द्रासा स्माइल करते हुए अपना नाम बताती है, मेरा नाम द्रासा है। लेवी भी नाम रिवील करता है और द्रासा बताती है कि आज उसका बर्थडे है। सेलिब्रेशन के मूड में द्रासा डांस शुरू कर देती है। द्रासा लेवी से पूछती है, तुम डांस कर सकते हो? लेवी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। द्रासा फिर कहती है, तो फिर क्या कर सकते हो? लेवी बोर्ड पर लिखता है, शूटिंग थोड़ी बहुत अच्छी है। द्रासा उसकी शूटिंग स्किल्स टेस्ट करने के लिए एक बॉटल टॉवर में सेट करती है। लेवी एक ही परफेक्ट शॉट में बॉटल तोड़ देता है। द्रासा इम्प्रेस हो जाती है। ये स्मॉल प्लेफुल इंटरेक्शन उनके बीच बॉन्डिंग शुरू कर देता है और दोनों ग्रेजुअली एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। अब यहाँ द्रासा भी पीछे रहने वाली नहीं थी। उसने भी अपनी शूटिंग स्किल्स का दम दिखाया। लेवी के टॉवर में रखी एक छोटी सी ग्लास बॉटल को उसने एकदम परफेक्ट एम से उड़ा दिया। ये देखकर लेवी समझ गया कि द्रासा कोई नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि एक डेडली स्नाइपर है। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बढ़ने लगीं। थोड़ा थोड़ा करके लेवी और द्रासा एक दूसरे को समझने लगे थे। लेकिन जैसे ही वो दोनों अपनी बातों में बिजी थे, द्रासा की नजर अचानक नीचे गॉर्ड की तरफ गई। उसने देखा नीचे से कुछ हॉरिफाइंग क्रीचर्स, होलोमेन, बहुत तेजी से वेस्ट टावर की तरफ चढ़ रहे थे। वो तुरंत लेवी को अलर्ट करती है, नीचे देखो, तुम्हारी तरफ कुछ क्रीचर्स आ रहे हैं। लेवी जैसे ही नीचे देखता है, उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। वहां सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि हजारों क्रीचर्स उनकी तरफ चढ़ रहे होते हैं। लेवी ने बिना 1 सेकंड वेस्ट किए अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और एक एक करके उन मॉन्स्टर्स को शूट करना शुरू कर दिया। लेकिन क्रीचर्स की तादाद इतनी ज्यादा थी कि लेवी उन्हें अकेला संभाल नहीं पा रहा था। द्रासा भी तुरंत अपनी मशीन गन ले आई और गोलियां बरसाने लगी। अब वेस्ट टावर की तरफ भी होलोमेन चढ़ने लग गए थे। दोनों अपनी अपनी साइड से उन्हें मार रहे थे। जब उन्हें लगा कि डेंजर खत्म हो गया, तभी एक डरावना मॉन्स्टर द्रासा के बालकनी पर चढ़कर आ गया। द्रासा ने तुरंत अपना गन उठाया, उस पर गोलियां चलाई और फिर जोर से किक मारी। मॉन्स्टर नीचे गिर गया, लेकिन अगले ही पल और मॉन्स्टर्स द्रासा के गॉर्ड्स वाली साइड पर चढ़ने लगे। दोनों सोल्जर्स वापस एक्शन में आ गए, एक साथ मिलकर उन्हें रोकने लगे। फिर एक क्रीचर ने माइंड ट्रिगर कर दिया। ब्लास्ट से लोहे के टुकड़े उड़ने लगे और एक शार्प पीस द्रासा के शोल्डर में घुस गया। दर्द के बावजूद वो हिम्मत से लड़ती रही। अचानक क्रीचर्स ने दोनों साइड से अटैक कर दिया। द्रासा और लेवी ने तुरंत अपनी मशीन गन्स चलाई और एक डेडली बैरियर क्रिएट कर दिया, जिसने ज्यादातर क्रीचर्स को मार दिया। सुबह होने तक द्रासा अपने जख्मों का ख्याल रख रही थी। वो मुस्कुराई और लेवी से बोली, ये मेरी लाइफ का बेस्ट बर्थडे था। उस मोमेंट के बाद लेवी और द्रासा को समझ आ गया कि अगर इस डेंजरस जगह पर जिंदा रहना है तो उन्हें मिलकर ही लड़ना होगा। अगली सुबह लेवी नीचे लगी लैंड माइंस को रिपेयर कर रहा था और ऑटोमेटिक गन्स को रीलोड कर रहा था।
तभी अचानक गॉर्ज के अंदर से एक ड्रोन बाहर निकला। ड्रोन कुछ सेकंड तक लेवी की तरफ घूरता रहा। उसने एक अजीब तरीके से लेवी को स्कैन किया। ये देखकर लेवी कंफ्यूज हो गया और समझ नहीं पाया कि ये ड्रोन किसके लिए भेजा गया था और इसका पर्पस क्या था। दिन गुजरते गए, फिर महीने। अब लेवी और द्रासा की दोस्ती बढ़ चुकी थी। दोनों के दिन अब इजीली गुजरने लगे थे। वो दोनों अब अकेलापन बिल्कुल फील नहीं करते थे। दिसंबर में लेवी ने जंगल के एक पेड़ के आसपास बहुत सारी लाइट्स लगा दी। उसने उस पेड़ को एक टेम्पररी क्रिसमस ट्री बना दिया, जिसमें एक साइन भी लगाया था द्रासा के नाम का। उस पल से उनके बीच का बांड और मजबूत होने लगा। दोनों एक साथ एक्टिविटीज करने लगे, जैसे स्नोमैन बनाना, शतरंज खेलना और बर्तनों पर ड्रम बजाना। फरवरी में लेवी ने द्रासा को एक फैमिली फोटो के सामने रोते हुए देखा। परेशान होकर उसने पूछा कि उसने अपना पेट्रोल क्यों मिस किया, तो द्रासा ने कहा कि उसके लिए आज बहुत इमोशनल दिन रहा, क्योंकि आज 14 फरवरी था। उस दिन उसे अपने फादर की बात याद आई। उसके फादर ने कहा था, अगर मैं कैंसर की वजह से कुछ दिनों में नहीं मरा तो मैं 14 फरवरी को खुद को मार दूंगा। ये याद आते ही द्रासा अंदर से टूट गई। उसने बोर्ड पर लिखकर लेवी को बताया, आज मैं खुद को बहुत अकेला फील कर रही हूँ, काश आज मेरे पास कोई होता। लेवी भी पहले दिन से ही द्रासा से मिलने का सोच रहा था और आज वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने द्रासा के पास जाने का प्लान बना लिया। उसने एक रॉकेट लॉन्चर का जुगाड़ करके एक मजबूत रोप ईस्ट टावर की तरफ शूट कर दी। द्रासा टावर के बाहर आई और उस रोप को एक ट्री के साथ टाइट बांध दिया, ताकि लेवी उस रोप के सहारे लटक कर ईस्ट टावर तक आ सके। लेवी ने बिना देरी किए रोप पकड़ी और धीरे धीरे द्रासा के टावर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते के बीच में लेवी अटक गया, क्योंकि आगे रोप का स्लोप खत्म हो चुका था। अब उसे सिर्फ अपने हाथों की मदद से क्लाइंब करना पड़ रहा था। करीब आधा घंटा वो सिर्फ हाथों से स्ट्रगल करता रहा और फाइनली द्रासा के टावर तक पहुंच गया। द्रासा उसे देखते ही स्माइल करती है और थोड़ा मजाक में बोलती है, तुमसे बहुत ही गंदी पसीने की स्मेल आ रही है, पहले शॉवर ले लो फिर मुझसे मिलना। ये सुनकर लेवी बस मुस्कुरा देता है, बिना कुछ बोले सिर हिला देता है। द्रासा यहाँ थोड़ा नॉटी हो जाती है। जैसे ही लेवी शॉवर में जाता है, वो उसके कपड़े दूर ले जाकर छुपा देती है और सीसीटीवी कैमरा के थ्रू उसे देख रही होती है। शॉवर के बाद दोनों एक साथ बैठ जाते हैं और लंबी बातें करते हैं। द्रासा अपनी पूरी लाइफ स्टोरी शेयर करती है, कैसे अब इस दुनिया में उसका कोई भी अपना नहीं बचा, सिर्फ उसके फादर अलाइव थे, लेकिन पिछले दिन उन्होंने भी खुद अपनी जान ले ली थी। लेवी भी उससे अपनी कहानी शेयर करता है, रात को आने वाले खौफनाक नाइटमेयर्स और वो दर्दनाक दिन जब वो यूएस आर्मी में था। बातों बातों में रात हो जाती है। द्रासा एक सॉफ्ट म्यूजिक चला देती है। दोनों उस धुन पर डांस करने लगते हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। कुछ देर बाद लेवी द्रासा की तरफ देखकर एक हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए एक शायरी लिखी है, पर उसे तभी दूंगा जब हम यहाँ से निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह लेवी को अपने वेस्ट टावर लौटना पड़ा। द्रासा को अलविदा कहकर वो रोप के सहारे वापस चढ़ने लगा। द्रासा उसे दूर तक देखती रहती है, लेकिन तभी एक अजीब सी हलचल होती है। कुछ क्रीचर्स टावर की तरफ चढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक क्रीचर सीधा एक लैंड माइन पर चढ़ जाता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। ब्लास्ट से उड़े लोहे के टुकड़े में से एक टुकड़ा रोप को लग जाता है और रोप टूट जाती है। लेवी एकदम नीचे खाई की तरफ गिर जाता है। द्रासा ये देखकर बिना सोचे समझे अपना पैराशूट उठाती है और सीधा खाई में जंप कर देती है। अंदर गिरने के बाद द्रासा एक तेजी से बहने वाली रिवर में गिर जाती है। वो मुश्किल से तैरकर किनारे तक पहुंचती है। दूसरी तरफ लेवी की किस्मत अच्छी निकलती है। उसका गिरना एक बड़े से ट्री पर होता है, जिसने उसकी जान बचा ली। हाँ, उसे बहुत सारी चोट लग जाती है, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, वो देखता है एक बड़ा सा इंसेक्ट उस पर अटैक करने आ रहा है। वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर तभी ट्री की ब्रांच टूट जाती है और लेवी नीचे रूट्स के बीच गिर जाता है। नीचे गिरते ही ट्री के रूट्स उसे टाइटली पकड़ लेते हैं और उसे लपेटने लगते हैं। जैसे ही रूट्स उसकी जान लेने ही वाले थे, द्रासा वहां पहुंच गई। वो तुरंत नाइफ निकालकर रूट्स को काटने लगती है और लेवी को फ्री करा देती है। अब दोनों आसपास देखते हैं। हर तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, एक खौफ का माहौल था। तभी अचानक कुछ क्रीचर्स ट्रीज के पीछे से निकल आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वहां एक जोरदार फाइट स्टार्ट होती है। लेवी अपनी गन उठाता है और पहली गोली सीधा एक क्रीचर के हेड में मार देता है। द्रासा भी उसकी मदद करती है। थोड़ी देर के अंदर दोनों मिलकर क्रीचर्स को खत्म कर देते हैं। फाइट के बाद लेवी की नजर एक क्रीचर की डेड बॉडी पर जाती है। वो शॉक हो जाता है, क्योंकि क्रीचर ने वही पुरानी आर्मी यूनिफॉर्म पहनी होती है जो कभी अमेरिकन सोल्जर्स पहना करते थे। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसे तुरंत जेडी की बातें याद आती हैं, जब उसने बताया था कि 1940 में 2400 सोल्जर्स के एक बड़े ग्रुप को इस खाई में भेजा गया था और वो कभी वापस नहीं आए। दोनों आगे बढ़ते हैं और एक और भी खौफनाक जगह पर पहुंच जाते हैं। सीन किसी बुरे नेटमार्क जैसा था। हर तरफ इंसानों के सड़े गले बॉडीज पड़ी थीं और सबसे अजीब बात यह थी कि उनके बॉडीज से ट्रीज और प्लांट्स उग आए थे, जैसे कोई डेडली वायरस ने पूरा एरिया अपने कब्जे में कर लिया हो।
अचानक ट्रीज के बीच से कुछ हलचल होती है। ड्रासा और लेवी समझ जाते हैं कि क्रीचर्स उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों भागते हुए एक पुरानी टूटी फूटी चर्च में घुस जाते हैं और दरवाजा लॉक कर देते हैं। अंदर सीन और भी हॉररिंग था। हर जगह ह्यूमन कॉर्प्स, जैसे उन्होंने खुद अपनी जान ले ली हो ताकि वायरस से बच सके। तभी एक बड़ी सी स्पाइडर ड्रासा पर जंप करती है और उसके साथ और भी जायंट स्पाइडर्स निकल आती हैं। लेवी और ड्रासा मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं, लेकिन तभी क्रिएचर्स चर्च का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। दोनों तुरंत फायरिंग करते हैं और मुश्किल से उनसे बचकर चर्च से बाहर निकलते हैं। जैसे ही वे बाहर आते हैं, लेवी की नजर सामने एक पुरानी टनल पर जाती है जो माउंटेन के अंदर बनी होती है। वो दोनों बिना सोचे समझे उस टनल में घुस जाते हैं। अंदर आकर उन्हें पता चलता है कि यह टनल असल में एक ओल्ड लैबोरेटरी थी। हर तरफ ब्रोकन ग्लास, रस्टेड कंटेनर्स और पुरानी मशीनें बिखरी होती हैं। एक ऐसी जगह जो खुद अपने अंदर एक भूतियापन समेटे हुए थी। लेवी को एक पुराना डीवीडी कैसेट मिलता है। वो डीवीडी प्ले करता है। स्क्रीन पर एक लड़की नजर आती है। लड़की बोलती है कि हम लोग यहाँ एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हमारे साथ हजारों साइंटिस्ट थे। फिर एक दिन भूकंप आया। उसकी तेज लहर ने मिसाइल के कंटेनर्स को नुकसान पहुंचाया और केमिकल लीक हो गया। जहरीला केमिकल हवा में मिलने लगा और कुछ ही घंटों में लोग वायरस से इन्फेक्ट होने लगे। लड़की अपना पेट दिखाती है और कहती है, मैं भी इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। वे लोग मिलिट्री को सब बता चुके थे। कहा कि पूरे साइट को बम से ध्वस्त कर दिया जाए ताकि इन्फेक्शन और फैले ना। लेकिन मिलिट्री ने उनकी बात को इग्नोर किया। डीवीडी देखकर लेवी का चेहरा बदल गया। फिर उसे वहां एक नया मॉडर्न कंप्यूटर मिलता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना मॉडर्न कंप्यूटर इस पुरानी फैसिलिटी में कैसे आया। वो उसे ऑन करता है और जो जानकारी स्क्रीन पर आती है उससे लेवी का खून ठंडा पड़ जाता है। स्क्रीन पर एक नाम आता है, डार्क लेक। लेवी को पता चलता है कि यह एक प्राइवेट पैरामिलिट्री कंपनी है जो यहाँ से इन्फेक्टेड सैंपल्स कलेक्ट करके अपने देश के सोल्जर्स पर एक्सपेरिमेंट्स चलाती थी, उन्हें सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए। इसी वजह से कोई भी नेशन इस साइट को डिस्ट्रॉय करने का रिस्क नहीं ले रहा था, क्योंकि यहाँ के एक्सपेरिमेंट्स उनके अपने फायदे के लिए चल रहे थे। और सबसे खतरनाक बात, कंप्यूटर में एक ब्लूप्रिंट मिलता है जिसमें बताया हुआ होता है कि गॉर्ड्स के नीचे एक बड़ी मिसाइल रखी हुई है। उसकी ब्लास्ट रेंज लगभग 4.2 किलोमीटर तक का एरिया नष्ट कर देती है। एक बार एक्टिवेट हुई तो सब कुछ मिटा देगी। लेवी और ड्रासा सब कुछ समझ जाते हैं। धीरे धीरे उन्हें यह भी पता चलता है कि जिस लेडी बार्थो ने उन्हें यहाँ भेजा था वही इस जगह की असली ओनर या कंट्रोलर थी और वह साइट का गलत इस्तेमाल कर रही थी। और सच तो कुछ ऐसा था कि लेडी बार्थो हमेशा उन लोगों को चूज करती थी जिनका कोई पीछे ना पूछे। ऐसे सोल्जर्स को साल भर ड्यूटी पर रखती थी और फिर उनको साइलेंटली एलिमिनेट कर देती थी। बिल्कुल वैसे ही जैसे जेडी के साथ हुआ। उसे हेलीकॉप्टर से ले जाते वक्त एक गोली देकर मार दिया गया ताकि वो वापस जाकर दुनिया को सच ना बता सके। ये सब जानने के बाद जैसे ही ये दोनों वहां से निकलते हैं, तभी एक घुसपैठी क्रिएचर ड्रासा को रस्सी से बांधकर अपने साथ ले जाता है। लेवी ड्रासा की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे ड्रासा कहीं नजर नहीं आती। फिर लेवी एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक बड़ी मिसाइल रखी हुई होती है, वही मिसाइल जिसके बारे में डार्क लेक कंपनी के कंप्यूटर से उसे जानकारी मिली थी। लेवी को सब कुछ साफ समझ आ चुका था। असल में वॉच टावर में पहले रहे लोग जब कहते थे कि अगर सायरन की आवाज सुनाई दे तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो दरअसल इसी मिसाइल की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ ड्रासा अब उस क्रिएचर के कब्जे में होती है। ड्रासा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है और जैसे तैसे करके वह खुद को छुड़ा लेती है। आजाद होते ही ड्रासा और क्रिएचर के बीच फाइट छिड़ जाती है। लेवी भी ड्रासा को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है और वह भी फौरन क्रिएचर पर अटैक कर देता है। दोनों मिलकर उसे आग लगाकर जला देते हैं और अब बारी आती है इन लोगों की यहाँ से निकलने की। मगर आगे का रास्ता और भी ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे ही लेवी और ड्रासा आगे बढ़ते हैं, सामने एक खतरनाक एरिया आता है जहां से निकलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। यहाँ इंसान और पौधे पूरी तरह से जुड़ गए हैं, जैसे कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। खैर, ये लोग हर कदम संभाल कर रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि तभी ड्रासा का पैर फिसल जाता है, जिससे वह पौधे एक्टिव हो गया। वो ड्रासा को बांध लेते हैं, लेकिन यहाँ लेवी हिम्मत दिखाकर आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से ड्रासा को छुड़ा लिया। वह बम का इस्तेमाल करके वहां के पूरे प्लांट सिस्टम को उड़ा देता है। लेवी ड्रासा को लेकर वहां से बाहर निकल आया। थोड़ा सा आगे चलने के बाद उन्हें एक गैरेज नजर आता है जहां पर एक गाड़ी खड़ी थी। ये दोनों जल्दी से उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार कुछ डिस्टेंस तय करने के बाद उन्हें एक रस्सी नजर आती है जो ऊपर वॉच टावर तक जाती थी, लेकिन अब वो क्रिएचर्स भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुके थे। अगर ये लोग रस्सी हाथों से पकड़कर ऊपर चढ़ते तो क्रिएचर्स इन्हें मार देते। इसलिए लेवी समझदारी से काम लेते हुए जीप को रस्सी से बांध देता है और वो कार के साथ ऊपर चढ़ने लगते हैं। ये लोग जीप को इसलिए रस्सी से बांधते हैं ताकि जीप में बैठने के बाद भी दोनों के हाथ क्रिएचर्स से लड़ने के लिए फ्री रहें। वो क्रिएचर्स उन पर अटैक करते हैं और यहाँ उनके बीच एक बड़ी फाइट होती है।
लेकिन क्रिएचर्स तादाद में काफी ज्यादा थे, इसलिए वो इन पर भारी पड़ रहे थे। यहाँ लेवी के दिमाग में एक आइडिया आया। वो जीप के पेट्रोल टैंक पर लीक कर देता है, जिससे पेट्रोल उन क्रिएचर्स पर गिर गया। जो पेट्रोल निकलता है उसमें लेवी आग लगाकर सभी क्रिएचर्स को जला देता है। आखिर में ये लोग जीप की रस्सी काटकर उसे नीचे छोड़ देते हैं, जिससे वो सारे क्रिएचर्स जलकर मारे गए। इस तरह से ये लोग फाइनली ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। अब इन दोनों को पता चल चुका था कि अगर ये दोनों यहाँ साल भर ड्यूटी कर भी लें तब भी आखिर में इन दोनों को मार दिया जाएगा। इसलिए अब ये दोनों एक बड़ा फैसला करते हैं। अब वो इस जगह की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि इस जगह को तबाह कर देंगे, ताकि इनके जैसे किसी और सोल्जर को यहाँ फंसना ना पड़े और इस जगह का गलत इस्तेमाल बंद हो जाए। ये सब करने के बाद दोनों यहाँ से दूर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। ड्रासा कहती है, मेरे पास फ्रांस में छुपने के लिए एक जगह है, हम वहां जाकर शादी करेंगे और आगे की जिंदगी वहीं बिताएंगे। लेवी ड्रासा की बात मान लेता है और अब वो कहता है, मुझे वापस अपने टावर पर जाना होगा। मैं वहां जाकर टावर में एक बम फिट करूंगा और साथ ही इस मिसाइल को भी एक्टिव कर दूंगा, जिससे ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी। जिसके बाद लेवी रोप की मदद से अपने टावर तक पहुंच गया था। तभी लेडी बार्टो ने लेवी से संपर्क किया और पूछा, क्या तुम गॉर्ड्स के अंदर गए थे? क्योंकि किसी ने हमारे कंप्यूटर को ऑन कर दिया था। लेवी ने झूठ बोलते हुए जवाब दिया कि वो वहां नहीं गया था, लेकिन बार्टो समझ गई थी कि लेवी सच छुपा रहा है। उसने सिक्योरिटी कैमरास में क्लियरली देख लिया था कि लेवी और ड्रासा दोनों गॉर्ड्स के अंदर गए थे। फिर भी वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोली, अगर तुम नहीं गए तो इसका मतलब ये काम वेस्ट टावर वाले गार्ड का है। तुम एक काम करो, उस ड्रासा को खत्म कर दो, क्योंकि उसने रूल्स तोड़े हैं। लेवी ने हाँ तो बोल दिया, लेकिन बार्टो को यकीन हो चुका था कि लेवी ड्रासा को कभी नहीं मारेगा। उसे अंदाजा लग गया था कि अब दोनों यहाँ से भागकर बाहर की दुनिया को सब कुछ बताने वाले हैं। इसी वजह से वो खुद हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंचने लगी। लेकिन बार्टो के आने से पहले ही लेवी और ड्रासा ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। लेवी अपने टावर से काफी दूर गया और अपनी लाइफ का सबसे लंबा शॉट लिया। गोली सीधे टावर पर लगी जो मिसाइल से कनेक्टेड था और तुरंत एक लाउड सायरन बजने लगा। अब उनके पास वक्त बहुत कम था। दोनों अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ दौड़ने लगे, क्योंकि मिसाइल ब्लास्ट होते ही पूरा 4.2 किलोमीटर एरिया तबाह होने वाला था। ड्रासा पूरी स्पीड में भागकर दूर निकल गई, लेकिन लेवी के पैर में चोट लग चुकी थी, जिससे वो तेजी से नहीं भाग पा रहा था। दूसरी तरफ बार्टो को भी यह एहसास हो गया था कि मिसाइल कभी भी फट सकती है, और फिर वही होता है। मिसाइल एक्टिवेट हो जाता है और एक जबरदस्त धमाका होता है। पूरी खाई तबाह होने लगती है। ब्लास्ट इतना भयानक था कि उसके शॉक वेव्स और आग की लपटें दूर तक फैल गईं। उसके चलते बार्टो का हेलीकॉप्टर भी उस धमाके की चपेट में आ गया और वहीं क्रैश हो गया। ड्रासा ने तो लगभग 4.2 किलोमीटर का फासला निकाल लिया था, लेकिन लेवी ब्लास्ट की लपटों में आ गया। एक्सप्लोजन से आई जबरदस्त हवा उसे क्लिफ से गिराकर सीधे पानी में ले गई। दूसरी तरफ खाई के अंदर जितने भी क्रिएचर्स थे सब उस धमाके में खत्म हो गए। अब सिर्फ ड्रासा ही जिंदा बची थी। वो एक ऊंची जगह पर खड़ी होकर लेवी का इंतजार करती रही। रात तक वो उसी जगह वेट करती रही, लेकिन लेवी का कोई पता नहीं था। उसने समझ लिया कि लेवी अब जिंदा नहीं है। स्टोरी यहाँ से कुछ महीने आगे शिफ्ट होती है, जहाँ ड्रासा लेवी का लिखा हुआ लेटर पढ़ती है। हर एक लफ्ज में उसे लेवी की यादें महसूस हो रही थीं। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन फिर भी वो अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार ड्रासा ने डिसाइड कर लिया, अब जिंदगी को आगे बढ़ाना ही होगा। वो फ्रांस चली गई और एक छोटे से रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करने लगी। एक शाम जब वो कस्टमर्स को सर्व कर रही थी, उसकी नजर एक टेबल पर जा रुकती है। उसने देखा एक आदमी शांत से बैठे उसकी तरफ देख रहा था, और वो कोई और नहीं बल्कि लेवी था। वो बिल्कुल जिंदा था। लेवी को देखते ही ड्रासा की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो खुशी के मारे दौड़कर उसे गले लगा लेती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।